अस्सलाम को फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करने लगी हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जहांजेब के बारे में ऐसी बात करने की जरूरत कैसी हुई तुम्हारी? वो सरदार है इस गाँव का और उसके साथ जुड़े 5 गाँव का, और तुम्हें लगता है कि शेरकोट की ज़मीन के कुछ हिस्से की खातिर वो ये सब करेगा? चौधरी ने उसे आड़े हाथों लिया, जबकि जासमीन को भी माँ की ये बात बिल्कुल भी अच्छी ना लगी। उसे जायदाद नहीं, सरदारनी बनना था, और वो भी सिर्फ जहांजेब की बीवी बनकर ये ओहदा हासिल कर सकती थी। उसकी माँ ने सारा काम खराब कर दिया। 1 मिनट दादी जान, उन्हें बोलने दे ताकि मुझे भी पता चल सके कि उनके दिल में क्या है। जहांजेब ने इंतहाई संजीदगी से कहा, मैं वही खाऊंगी, मेरी बेटी का हक मैं किसी को खाने नहीं दूंगी। सादिया बेगम की बात पर सभी ने उनकी तरफ अफसोस से देखा। बस हो गई आपकी बात खत्म? चौधरी जहांजेब ने लब बीचे हुए कहा, आपको शेरकोट की जमीन चाहिए ना? अब भी इसी वक्त आपके बेटी के नाम करता हूँ। जहांजेब, ये क्या कह रहे हैं आप? चौधरी को शौक लगा। दादी साहब, मुझे बात करने दे। उन्हें शेरकोट की जमीन से मतलब है, वो मैं आज ही उनके नाम करूँ, लेकिन इनकी बेटी से निकाह कभी नहीं करूंगा। जहांजेब अपना फैसला सुनाता गुस्से से कमरे के जाना बढ़ा। सभी खामोश नजर से एक दूसरे को देख रहे थे। चौधरी मुर्तसिम और चौधरी असलम भी वहां पर पहुंच गए थे और गुजाला बेगम ने उन्हें सारी बात बता दी, जिस पर चौधरी असलम ने अपनी बीवी की अकल पर मातम किया था, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था, अब कुछ नहीं हो सकता था। कमरे का दरवाजा गुस्से से खोलते बंदा दाखिल हुआ था। इस वक्त वो इतने गुस्से में था कि वहां पर मौजूद एक वजूद को फरमोश ही कर गया। वो बिस्तर पर लेटी अपने घर वालों की मतलब सोच रही थी। उसके सोचों का महवर जहां पर चला गया तो लब धीरे से मुस्कुराहट में डले। चलो, कोई तो था बाबा के बाद जिसने मुझे सच्चे दिल से चाहा। अभी वो इन्हीं सोचों में गलतान थी कि दार की आवाज से दरवाजा खुला और वो चौंकी। एक शख्स अंदर दाखिल हुआ था जिसे देखकर वो अपनी जगह पर साकत हुई थी। उसे लगा कि उसका वहम है, वो शख्स गुमान से निकलकर हकीकत कैसे बन सकता है, लेकिन ये उसका वहम नहीं था, वो वाकई हकीकत था। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं मिस्टर जहां? कस्बा अचानक से जहां को अपने कमरे में देखा हैरान रह गई। कुछ पल तो वो सुन सी योग्य थी, लेकिन जब अगले पल होश आया तो उसके सामने आन खड़ी हुई। उसके बरक्स मुकाबले खड़ा शख्स उसे मुकम्मल इग्नोर किए कब्र से कुछ निकाल रहा था। मिस्टर जहान, आपको सुनाई नहीं दे रहा? मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या कर रहे हैं आप यहाँ और क्यों आए हैं? चले जाएं प्लीज। डर और खौफ से उसकी आंखें भीगने लगी थी। उस शख्स की आंखें गुस्से से लाल हुई और दोनों बाल से जकड़ कर उसे कब्र के साथ जोर से झटका देते लगाया कि कस्बा के कमरे में कब्र इंतहाई जोर से पेवस्त हुई थी। उसकी सिसकारी निकली, तुम होती कौन हो मुझे यहाँ से निकालने वाली? औकात क्या है तुम्हारी? बोलो, जवाब दो। वो फनकार रहा था। उसकी गर्म सांसें आज एक बार फिर से कस्बा को झुलसा रही थी। अपना दर्द बोले उसने जहाँ की लाल रंग आंखों में झांका, जहाँ पर आज मोहब्बत का कहीं भी शोभा तक ना था। आप मिस्टर जहाँ, यहाँ कस्बा को समझ नहीं आ रही थी कि वो इतने डरले से कैसे उसको छू सकता है, वो अभी उसके ससुराल में आकर। ये शख्स यहाँ पर पहुंचा कैसे? मिस्टर जहाँ, आपको कोई भी हक नहीं है मुझसे इस तरह के सवाल करने का, और आप यहाँ पहुंचे कैसे? जाए यहाँ से। कस्बा ने हिम्मत करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जबकि उसकी आंखों से एक पल को कस्बा को खौफ महसूस हुआ। तुम मुझे निकालोगी मेरे ही घर से? इतनी औकात है तुम्हारी? आपकी बार पीछे होकर खड़ा होता वह सीने पर बाजू बांधे नफरत से बोला, आपका घर? कस्बा को उसकी बात पर यकीन आया। प्लीज मिस्टर जहां, जाए यहाँ से। किसने देख लिया तो क्यामत आ जाएगी। मेरी जिंदगी आगे मुश्किल से गिरी हुई है, उसे मजीद हारदार ना बनाए। कस्बा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते उसके सामने हाथ जोड़े। वह डर गई थी कि ये लोग कहीं जहां को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तुम्हारी जिंदगी तो अब हारदार होगी और उसे हारदार मैं बनाऊंगा। बताऊंगा तुम्हें कि वनी होकर जाना कितना अजियतनाक है। बहुत शौक है ना तुम्हें खुद को प्लेट में सजाकर पेश करने का। अब तुम्हें इस अजियत से रोशनास ना करवाया तो मेरा नाम भी चौधरी जहांजेब ने। जहांजेब ने उसे पीछे की तरफ दिखा देते कब्र से जमीन के कागजात निकाले। उसकी बातों पर कस्बा की ऐसी हालत थी जैसे काटो तो बदन में लहू ने। मिस्टर जहां, चौधरी जहांजेब, चौधरी जहांजेब, मिस्टर जहां। उसके दिमाग में इन दो नामों की बात व्यस्त हो रही थी और जहांजेब दरवाजे के जाना बढ़ा। मिस्टर जहां। कस्बा होश में आती उसके पीछे लगी और उसे बाजू थामा। काश ये पल जहां की जिंदगी में आया होता तो खुद को खुशकिस्मत समझता, लेकिन जहांजेब की कलाई को थामने की गलती करके कस्बा ने अपने लिए खुद मुश्किलात पैदा कर दी थी। जहांजेब ने एक नजर उसको देखा और उसका हाथ अपने बाजू से झटका। जहां नहीं, चौधरी जहांजेब। करहत लहजे में कहता हुआ कस्बा का बहुत कुछ बाबर करवा गया। मैं आप मिस्टर जहां? कस्बा ने आंसू से कहा, जबकि चेहरे पर एक खुशी थी। जहां को तुम इसी दिन मार दिया जिस दिन उसकी मोहब्बत को ठुकराया, और उसी दिन तो दफना दिया जिस दिन खुद तो किसी और के लिए पेश किया। आज
जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, वो जहाँ नहीं चौधरी जहांजेब है, जिसके लिए तुम एक वन्नी से ज्यादा कुछ नहीं हो। जहांजेब के अल्फाज कस्बा के दिल में पेवस्त हुए। आप आप ऐसा नहीं काटते थे, आप तो मुझसे मोहब्बत। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। जहांजेब आपकी बात डरा था और कस्बा उसके दार पर सैम का 2 कदम पीछे खड़े थे। खबरदार, जो अपनी जुबान पे मोहब्बत का लफ्ज बिलाया, तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है? तुमने मोहब्बत करना तो दूर की बात है, तुमने तो मेरी मोहब्बत को ही ठुकरा दिया था। आज किस मुंह से तुम मोहब्बत का दम भर रही हो? जहां ने उसे बाल से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो लड़खड़ाती हुई उसके सीने से जा लगी। जहां के साथ उसकी मोहब्बत का तुमने मार डाला। कस्बा अकमल शेर, आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है ना, वो सरदार चौधरी जहांजेब आदल, जो तुमसे बेइंतहा नफरत करता है। नकाब में हूँ मैं आपके, कस्बा ने रोते हुए कहा। नकाब? वन्नी के नकाब को समझती हो? आईब्रो चढ़ाई। डोंट वरी, सब सजा दूंगा, सब समझा दूंगा, तनसेन कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। आप बात तो सुने मेरी। कस्बा को फिर से उसका रास्ता रोका। प्लीज जहाँ, एक बार सुन तो ले मेरी बात। जिस मुकाम पर तुम खड़ी हो ना, अब कहने को कुछ नहीं बचा। अब तुमने सिर्फ सुनना है मेरा हुक्म और उसको पूरा करना है, क्योंकि अब तुम मोहब्बत नहीं रही मेरी, अब तुम मेरी मलकियत हो। मेरे होते हुए क्यों परेशान होते हो? तुम जाओ कॉलेज, मैं सब संभाल लूंगी। ईरम मोहत तो कॉलेज भेजकर खुद अंदर आई। उनकी रिश्ते की हाला रुकैया उनके पास ही रह रही थी जब तक तस्नीम बेगम की इद्दत पूरी नहीं हो जाती थी। हाला, मैंने सब बना दिया है, अम्मी जब उठे तो उन्हें नाश्ता दे दीजिएगा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। ईरम ने उनसे कहा तो वह दुआएं देती उसे रुखसत करने गई। ईरम ने एक नजर सोई हुई मां पर डालती बाहर आ गई। सामने कस्बा की गाड़ी खड़ी थी। ईरम पल बढ़कर रुक सी गई, आंखें पानियों से बनने लगी थी। कहाँ चली गई हो आपी? मिस यू। गालों को साफ किया। आप जहाँ कहीं भी है ना, मेरा वादा है मैं आपको ढूंढ निकालूंगी। खुद से अज़म करती वो बाहर निकली। उसका रूह बस स्टैंड के जन्म था। कस्बा को ड्राइविंग आती थी, लेकिन ईरम को नहीं। बस पर बैठते हर पल, हर पल, हर लम्हा उसने कस्बा की याद आ रही थी। कस्बा की ऑफिस की बिल्डिंग में वो दाखिल हुई। वो वहां पर जॉब करने के लिए आई थी। शेख साहब की गवर्नमेंट जॉब थी, उनकी पेंशन आ थी, लेकिन घर चलाने के लिए उसे घर जॉब की जरूरत थी। इसलिए यूनिक को छोड़कर उसने जॉब का फैसला किया। कहीं और जाने से पहले उसने कस्बा की जगह को तरजीह दी थी। कस्बा का हवाला दिया तो नदीम भट्ट साहब ने उसे फौरन अंदर बुला लिया। उस सलाम दुआ के बाद कस्बा का हाल अहवाल दरियाफ्त किया। सर, उनकी शादी हो रही है। इरम का लहजा लड़खड़ाया था। ओह माशाल्लाह, इस तरह से अचानक? चलो, अल्लाह खुश आबाद रखे। नदीम साहब बहुत ही मोहब्बत से पेश आते। वो सर, दरअसल मुझे कस्बा आपी की जगह पर जॉब चाहिए, तो क्या आप मुझे रख लेंगे? झिझकते हुए पूछा। अरे बेटा, ये भी कोई पूछने की बात है? कस्बा मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है, कभी उसे इम्प्लाई नहीं समझा। आप जब चाहे आ सकेंगे। नदीम साहब कुछ होते वैसे भी कस्बा की जगह खाली थी। अच्छा ही था कि उसकी बहन ना जाती। जितनी कस्बा काबिल थी, यकीनन उसकी बहन भी ऐसी होगी, ऐसा नदीम साहब ने सोचा। थैंक यू सो मच सर, मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका ना दूंगी। ईरम ने खड़े होते जज्बात से कहा। उसकी आंखें फिर से पानी से बनने लगी। नदीम साहब ने मुस्कुराकर कस्बा में सार हिलाया और आशा को बुलवाकर उसे ईरम का सारा काम समझाने को कहा। ऑफिस के सभी लोगों ने उसे कस्बा की वजह से अच्छा खासा प्रोटोकॉल दिया। कस्बा के लिए सबकी इतनी मोहब्बत देखकर ईरम दिल ही दिल में खुश हो रही थी। वैसे कहाँ शादी हुई है कस्बा की? आशा ने सरसरी से अंदाज में पूछा। वो अपनों में ही। ईरम को समझ ना आया कि क्या जवाब दे। उस बारे में कुछ भी सोच कर ना आए थे। अच्छा, वैसे हमें लगा कि उसका कपल मिस्टर जहां के साथ होगा। आशा ने अफसोस से कहा। मिस्टर जहां? नाम सुनते ही ईरम चौंकी। मिस्टर जहां का नाम तो वो कस्बा के मुंह से भी काफी दफा सुन चुके थे। कहाँ है वो? ईरम ने तजस्सुस से पूछा। वो भी तब से नहीं आ रहे जब से कस्बा नहीं आ रही। अब कहाँ है? ये तो शायद नदीम को ही पता होगा। ईरम मजीद कुछ ना पूछ सके। जहां दरवाजा लॉक करता जा चुका था, जबकि कस्बा अभी भी आंधियों की जरूरत में थी। नहीं, मिस्टर जहां ही चौधरी जहांजेब, ऐसा ऐसा कैसे मुमकिन है? मिस्टर जहां मुझसे मनी में निकाह नहीं काट सकते, वो ऐसे नहीं है। वो तो मुझसे मोहब्बत। जिस मुकाम पर तुम खड़ी हो ना, अब कहने को कुछ नहीं बचा। अब तुमने सिर्फ सुनना है मेरा हुक्म और उसको पूरा करना है, क्योंकि अब तुम मोहब्बत नहीं रही मेरी, अब तुम मेरी मलकियत हो। जहाँ के गए अल्फाज की बात पेश हुई तो वो डैस ही गई। क्या वाकई जहाँ के दिल से मेरी मोहब्बत खत्म हो गई? गरम सियाह मादा आंखों के रास्ते बहने लगा। उसका दिमाग आज एक बार फिर मौफ हुआ था। उसने कभी ना सोचा था कि जहाँ ही चौधरी जहांजेब होगा, और यूं एक फन मुद्दे का मुकाबला आएगा कि उसकी रूह तक फना हो जाएगी। पलट कर बंद दरवाजे के जन्म देखा जहाँ से वो अभी बाहर निकला था। मिस्टर जहां, प्लीज डोंट डू दिस, दिल ही दिल में उसे मुहातब किया। ये रहे इस जमीन के पेपर, आपको आपकी बेटी मुबारक। आज के बाद अपने दिलो दिमाग से ये निकाल दे कि मैं आपकी बेटी से निकाह या शादी करूंगा।
चौधरी जहांजेब का निकाह कर चुका है, चाहे बनी में किया लेकिन निकाह हो चुका है और चौधरी जहांजेब के लिए ये निकाह बहुत ही अहम है, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरी बीवी। समझिए आप सब। चौधरी जहांजेब सबको एक ही बार में समझाता वहां से बाहर निकला। इसी पल उसके नंबर पर कॉल आने लगी, जिसे सुनता वह परेशानी से हवेली से बाहर निकल गया। तुमने बहुत ही गलत किया सादिया, एक जमीन के टुकड़े के लिए तुमने हीरा गंवा दिया। चौधरी असलम ने दुख से कहा। अम्मी। जासमीन रोती हुई उनके पास आई। मुझे ये सब नहीं चाहिए अम्मी। वो रोते हुए उनसे इल्तिजा करने लगी तो वो पथराई हुई नजर से बेटी को देखती रह गई। उसके बाद वो वहां से नहीं रुकी, भागते हुए अपने कमरे की जानब भागे। ये सब सही नहीं हुआ, चौधरी मुर्तसिम ने गजाला बेगम के पास आते हुए कहा। क्या बोलूं चौधरी साहब, आपका बेटा सरदार है, इस गाँव का वो जो भी फैसला करेगा वही आखिरी तस्वर किया जाएगा। अब खामोशी ही बेहतर है। गजाला बेगम वैसी परी की वजह से परेशान थी, इसलिए मुर्तसिम चौधरी से उखड़े लहजे में बोलती हुई अंदर की जानब बढ़ गए। कोई काम तुमसे सही नहीं होता, हाथ जला लिया। बरहान फौरन उठता हुआ उसके पास आया था, जिसे मारिया ने गुस्से से देखा। मैं ठीक हूँ, परी ने अपना हाथ छुड़वाना चाहा, जबकि तकलीफ से उसके आंसू निकल आए थे। उसका दायां हाथ काफी ज्यादा जल गया था। चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। बरहान उसे लिए डॉक्टर के पास जाने लगा, जो मारिया को बर्दाश्त न हुआ। उफ बरहान, अब इस मुलाजमा के लिए तुम इतना सख्त बिहेव कर रहे हो, इतनी फिक्रमंदी। छोड़ो, लगा लेगी कुछ। तुम आओ खाना खाओ। जस्ट शट अप। बरहान ने पलट कर उसे इतनी सख्त आवाज में कहा कि वो सहम से गई। लब बिचे खुद को मजीद कुछ भी कहने से बाज रखा और परी का हाथ थामे वो बाहर निकला। गाड़ी में बैठने तक उसका हाथ अब तक लाल होने लग गया था। तकलीफ की शिद्दत से उसके आंसू अब भी रुके थे। फिसल का गालों का सफर तय करने लगे। बरहान ने 20 मिनट का रास्ता 15 मिनट में तय किया था। डॉक्टर उसके हाथ की ट्रीटमेंट कर थी और बरहान का बेचैनी से बुरा हाल था। डोंट वरी मिस्टर बरहान, मैंने बैंडेज कर दिया, इंजेक्शन है ये, और ये मेडिसिन, दर्द का आराम आ जाएगा। पानी से बचा कर रखिएगा। और मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, पर ने बच्चों की तरह कहा तो डॉक्टर मुस्कुरा दी। क्यों नहीं लगाना भाई, मुझे दर्द होगा, मुझे नहीं लगाना। परी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। डॉक्टर ने बरहान की जन्म देखा तो उसने उन्हें इशारा किया तो वो संभाल कर ले गए, और फिर परी की एक ना सुनी और बरहान ने उसे इंजेक्शन लगवा के ही दम लिया। दर्द हो रहा है? गाड़ी में बैठते हुए गाड़ी की जानब मोड़ते हुए उसे नरमी और फिक्रमंदी से पूछा। अब आदत हो गई है, आगे भी दर्द सहने की आदत हो जाएगी, मेरी फिक्र करना बंद करें। परी ने अपने दर्द का सारा गुस्सा बरहान पर उतार दिया था और आदत के बहलाफ वो भी चुप हो गया। शायद उसे भी एहसास था उसकी तकलीफ का। एक नजर उसके पकीज़ा चेहरे पर डाली और खामोशी से ड्राइविंग करने लगा। ईरम को वहां पर काम करता एक हफ्ता होने को आया था। वो सब काम समझ के थी। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा था, जिससे वह खुश और मुतमईन थी कि तब भी एक दिन नदीम साहब ऑफिस नहीं आए थे। उन्हें मेजर अटैक आया था। सभी ऑफिस वर्कर ने उनके लिए दिल से दुआ की थी। अल्लाह का शुक्र था कि कोई भी सख्त आजमाइश नहीं आई थी। लेकिन अब वो ऑफिस नहीं आते थे और सुनने में आया था कि बहुत जल्द उनके बेटे ने इस ऑफर्स की पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी थी। सभी के चेहरों पर हवाइयां उड़ी थी। उनके बेटे को कौन नहीं जानता था, जो खड़े खड़े वर्कर को फायर कर देता था। उसका इस ऑफिस में आना समझो किसी भी वक्त नौकरी हाथ से जा सकती है। लेकिन इरम को अपने रब पर पूरा भरोसा था कि उसे कभी भी खाली हाथ नहीं रखेगा। एक तरफ वो ऑफिस वर्क में जुटी थी और दूसरी तरफ घर और माँ को भी देती थी। अपनी बहन को भी ढूंढने का दिल से पूरा तहिया किए बैठी थी। खुशी हुई कि हमारा बेटा वापस लौट आया है। थोड़ी देर पहले ही वो हॉस्पिटल से घर लौटे थे और लुबना बेगम ने मुस्तफ़ा को सीने से लगाया था, जबकि वो सहा दिल अभी उनसे दिल से राजी ना हुआ था। बाप की बीमारी का सुनता वह चला आया था, लेकिन वो भूला कुछ नहीं था। मिस्टर नदीम, अब ठीक है, मुझे चलना चाहिए, मुस्तफ़ा ने गैरत पड़े हुए लहजे में कहा तो लुबना बेगम की आंखें नम हुई। कहाँ वो बाबा कहता नहीं थकता था। और आज खुश रहो बेटा, जहाँ भी रहो, हमारे लिए तुम हमेशा हमारे बेटे रहोगे, हमारी आखिरी सांस था। लुबना बेगम इमोशनल हो गई थी। तभी मुलाजिम ने बताया कि नदीम साहब ने उन दोनों को अपने कमरे में बुलवाया है। आगे पीछे वो कमरे में दाखिल हुए। वो बेड ग्राउंड के साथ नींद दराज था। 2 दिन पहले जो उनकी हालत थी सभी डर गए थे, लेकिन अब वो बेहतर लग रहे थे। उनको देखा दिल में मुस्तफ़ा ने रब का शुक्र अदा किया। यहाँ आओ, उन्हें मुस्तफ़ा को पास बुलाया। थोड़ी देर में अंदलीब अपने शोहर मुजतबा और के साथ वहां पर मौजूद थी। इस वक्त क्या होने जा रहा था अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मुस्तफ़ा समझ गया था। कितने दिन बाद वो लौटा था। बेशक वो उसे माफ नहीं कर पाया था, लेकिन उसकी एक झलक देखने को बेकरार हुआ था। इस वक्त उसका गुस्से, उसका जुनून हावी हुआ था कि वो रात के 1 बजे अपने फार्म हाउस से अपने घर के लिए निकला था। हवेली में कदम रखा तो हर सू सन्नाटा छाया हुआ था। दिल में एक दर्द सा जागा था। वो कितने मान और इज्जत से तो यहाँ पर रस्म और रिवाज के साथ ब्याह कराने वाला था, लेकिन उसकी एक हरकत ने सब कुछ चौपट कर रख दिया था। मगर उसने
चौधरी जहाँसेब को पता न चलता कि कस्बा उसी के गांव में है, वो वनी की जा रही है, तो वो क्या करता? अकबर चौधरी फरासत के नकाम में, उसे आगे वो सोचना भी उसके लिए सुहाना रो था। दबे कदमों से वो अपने कमरे का रुख कर गया। जो लाख था अपने कमरे की कीज जेब से निकालता वो दरवाजा अनलॉक कर गया। धीरे धीरे चलता वो बेड के पास आया जहाँ पर कस्बा गहरी नींद में सोई हुई थी। उसका यूं बेफिक्री से सोना जहां को सब गुस्सा दिला गया। उसे जरा एहसास नहीं था कि उसने क्या किया। कितनी गहरी नींद में थी कि इर्द गिर्द का होश भी बुलाए हुए थे। उसके पास बेड पर नींद दराज होता हुआ उसे देखे गया। एक पाल को उसका जी चाहा कि उसको पकड़ कर झंझोर डाले, लेकिन उसका मासूम चेहरा देता वो खुद को ऐसा करने से भी बाज काट गया। बहुत जालिम हो तुम कस्बा। उसके करीब झुकते हुए उसके गालों को लबों से छू गया था, लेकिन कस्बा में कोई भी हलचल न हुई जिससे वो चौंका। जितना वो कस्बा की मतला जानता था, कस्बा की छठी हिस्स बहुत ही तेज थी। उसे छूता, उसके गर्दन के पास आता, अपने लबों को मिस करता, उसके बालों को पीछे करते हुए उसके चेहरे पर झुका हुआ जो अभी भी ऐसा था जैसे गहरी नींद में हो। उसे कोई भी फर्क नहीं पा रहा था। और जहाँ जेब झटका खाते पीछे हटा और बेड के साइड ड्रास को खोला और थोड़ी देर में उसे मतलूबा चीज मिल गई थी। एक कहर की नजर उसने सोई भी कस्बा पर डाली। उसका शक सही निकला था, वो नींद की गोलियां ले रही थी। सुबह हुई तो कस्बा को रोज की तरह अपना सारा बारी बारी सा महसूस हुआ। मुदी मुदी आंखों उसे सामने देखा तो सोफे पर बड़े शाहाना अंदाज में बैठे जहांसेब पर निगाह जा ठहरी। कस्बा फौरन अपने हवासों में लौटी। या अल्लाह, ये कब आए? पास पर दुपट्टा उठाकर अपने गिद्ध लपेटा और उड़ती हुई जहांसेब के सामने जाकर खड़ी हुई। जहांसेब ने माथे पर बाल डाले बिना पलके झपके उसका सरापा देखा। वो बहुत ही कमजोर लग रही थी। उसका बड़ा बड़ा जिस्म अब कांटा बनता जा रहा था। जहांसेब को पूरा यकीन था कि उसने अच्छा खासा वजन कम कर लिया होगा। आप कब आए? वो थोड़ा घबराई थी। कस्बा अकमल शेख घबराई थी। जहांसेब ने उसे सर से पांव तक देखा था। मैं कभी भी किसी भी वक्त आ सकता हूँ। ये मेरा घर है, मेरा कमरा है और तुम मेरी मलकियत। जहांसेब ने उड़कर उसके पास आते हुए उसके कमर के गिर्द बाजू हाल किए तो वो उसके सीने से जा लगे। सांसों के इर्तिशा से कस्बा को कुछ बोलने के काबिल नहीं छोड़ा था। दोनों यकटे एक दूसरे को देखेंगे। जानती हो तुम बहुत बड़ी साहिरा हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने दिल से खिले नहीं दूंगा, बल्कि नफरत की ऐसी मार मारूंगा कि तुम सारी जिंदगी मोहब्बत को तरसोगी। उसकी उंगलियां कस्बा की कमर में पेवस्त होती जा रही। जहां जरे लव उसको पुकारती, फिर से अपनी मोहब्बत का जादू उस पर फूंकने लगे थे। जहां की गिरफ्त नरम पड़े। आई एम सॉरी, ये वो लफ्ज था जिसे न जाने कितनी बार हयालू में जहांजेब को कह चुके थे। तुम्हारा सॉरी माई फुट झटके से छोड़ा था। आइंदा कभी नींद की गोलियां ली तो ऐसी नींद सुलाऊंगा कि सारी जिंदगी बार जाग नहीं पाओगे। उसे बाल से पकड़ कर झटका देते वो घुराया था। मजीद वहां पर रुकना उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया था। वो कस्बा को मजीद कोई दर्द नहीं देना चाहता था, इसलिए खामोशी से बाहर निकला। कस्बा संभलती उसके पीछे लपकी, लेकिन दरवाजा एक बार फिर से बंद हो चुका था। प्लीज जहां, मुझे एक बार अपनी सफाई में बोलने का मौका तो दे प्लीज। आप मुझे यूं सजा नहीं सुना सकते। कस्बा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो रब की इस नेमत का शुक्र अदा करे या उसे अपने लिए एक और कड़ी आजमाइश समझे। वो शख्स जिसे दिल से चाहा था, जिसकी हवाइश दिल ने की थी, अल्लाह ने उसे कैसे उसके सब्र पे उसकी झोली में डाल दिया था। लेकिन उसकी बदगुमानी को वो दूर कैसे करे? वो उससे सख्त नाराज था और उसकी नाराजगी कस्बा की जान ले रही थी। जहां प्लीज ओपन द डोर, वो दरवाजा पीट रही थी, लेकिन उसे ला करता वहां से जा चुका था। इतनी आसानी से तो उसे बख्शने के मूड में न था। अभी वो दोनों ही मोहब्बत की पहली सीढ़ी पर थे, इसलिए अपनी अपनी मोहब्बत को समझ नहीं पाते। एक ने इतबार न करके मोहब्बत को मार डाला और दूसरा बदला लेने के घर से मोहब्बत को मार रहा था। जबकि मोहब्बत तो कुर्बानी मारती है, दर्द देती है, ताहयात देती है, फिर भी जिंदा रहती है। और ये दोनों एक दूसरे के लिए पनपती मोहब्बत का गला घूंट रहे थे।